हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कैपेसिटर लास्ट पार्ट है। इससे पहले हमने कैपेसिटर और उसकी कैपेसिटेंस के बारे में कुछ डिस्कस कर लिया था, मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारा हो गया था। और अब हम जिस कैपेसिटर की बात करेंगे वो है हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमारे पास बेसिकली हम दो तरह के कैपेसिटर्स यूज़ करते हैं अप टू +2 सिलेबस, दैट इज़ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड सफेरिकल कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी कि दो प्लेट्स लगी होती है पैरेलल में, और सफेरिकल कैपेसिटर में क्या होता है, एक यहाँ पे होती है प्लेट और एक यहाँ पे सफेरिकल प्लेट होती है। मतलब जैसे हमने गॉस थ्योरम के अंदर सफेरिकल शेल्स किए थे, तो दो शेल होते हैं, एक बाहर होता है एक अंदर की तरफ होता है। ठीक है, ये एक का काम करती है, ये C1 होता है और ये मतलब ये इसके ऊपर चार्ज जो होता है वो Q1 होता है और इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो Q2 होके ये दोनों मिलके एक कैपेसिटर फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, देन हम डिस्कस करेंगे सफेरिकल कैपेसिटर्स को भी। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स बेसिकली हमारे पास होता क्या है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसे नाम से सिग्निफाई हो रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में क्या होंगी, दो प्लेट्स होंगी जो एक दूसरे के पैरेलल पड़ी होंगी। प्लेट्स होंगी पैरेलल रखी होंगी, तो दो प्लेट्स जो एक दूसरे के पैरेलल रखी होंगी, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। दो प्लेट्स होंगी, कंडक्टिंग प्लेट्स है, एक के ऊपर चार्ज अगर +Q होगा तो दूसरे के ऊपर -Q होगा। ये रीज़न 1 है, राइट साइड लेफ्ट साइड ऑफ 1, और ये राइट साइड ऑफ 2 हमारा रीज़न 2 होता है, और इनके बीच वाला रीज़न हमने ले लिया 3। तो दो प्लेट्स, उनको किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेट करना। जैसे ये हमारे पास दो कंडक्टिंग प्लेट है, इनकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी और उन दोनों को हम किसी ना किसी एक डिस्टेंस के ऊपर रखेंगे और वो डिस्टेंस होगा D। इसके ऊपर +Q चार्ज है, ब्लैक के ऊपर, और ग्रीन के ऊपर -Q चार्ज है। तो ऐसे ही हमारा फॉर्म होता है। अब इनकी कुछ ना कुछ थिकनेस है तो इनका कुछ ना कुछ एरिया होगा, क्योंकि लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और थिकनेस भी है। ठीक है, तो इनका कुछ ना कुछ एरिया या हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे इसका कुछ एरिया भी होगा, क्योंकि जो हमारी थिकनेस होती है या हम जिसकी बात करते हैं वो हमारे पास इतनी ज़्यादा हम लेके नहीं चलते। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ के दोनों फैक्टर्स हैं, तो इनका एरिया भी होगा, और एरिया एक प्लेट का हमने लिया है A के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से ये जो प्लेट होती है +Q, इसके ऊपर प्लस का चार्ज है, और प्लस से माइनस की तरफ इधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करके या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लगता है। अब नीचे आपको दिया हुआ है +σ और -σ, ये है हमारी चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। +Q के कारण +σ आएगी, -Q के कारण -σ आएगी, और D जो आपको नीचे दिख रहा है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। ठीक है, उसके बाद में ये जो हमने कैपेसिटर किया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसकी हमने कैपेसिटेंस निकालनी है। ठीक है, याद रखना, इसके हम कैपेसिटेंस निकालेंगे। एक तो सिंपली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हम जो है कैपेसिटेंस निकालेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देंगे। डाइलेक्ट्रिक्स हम पीछे कर चुके हैं, अगर नहीं किया तो ऊपर आपको आई बटन के अंदर लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से दोबारा देख लेना। इनके बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देते हैं। ठीक है, उसके कारण कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट उसके ऊपर पड़ता है, उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में करेंगे कि जब इन दोनों के बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब रख दी जाती है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपको पता है क्या है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक्स यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करने के ऊपर पोलराइज होते हैं और उसके बाद में वो कंडक्ट करना स्टार्ट करते हैं। कंडक्टिंग स्लैब पहले से ही कंडक्ट करेगी। ठीक है, तो 3 केसेस करने हैं। सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की निकालेंगे, देन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, एंड देन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। ठीक है, तो मूव करते हैं आज के पैरेलल प्लेट के फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पे ये भी जो आपको पैरामीटर्स दिए हुए हैं, दैट इज A इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स, ये आपको ऊपर दिख रहा है। ठीक है, D आपका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, +Q और -Q इन प्लेट्स के ऊपर चार्ज था, हम ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, अब जो हमारा D² है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, किससे, A से। हम ये चीज़ मान लेते हैं कि D² जो होगा, जो D है उसका स्क्वायर कर देंगे। अभी कोई डिस्टेंस छोटा सा होता है, हम बोलते हैं ना कि सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, और स्मॉल का स्क्वायर करोगे वो और स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल का जब स्क्वायर करोगे तो और स्मॉल हो जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ले लिया कि जो हमारा D² होगा वो बहुत ज़्यादा छोटा होगा A से। ठीक है, तो नाउ वी कैन यूज़ द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब ये देखो, ये डिस्टेंस कम होगा, ठीक है, एरिया से। हम क्या करेंगे, इनको इकट्ठा ही मान के चल सकते हैं। ये दोनों जब इकट्ठी हो जाएंगी तो एक प्लेन शीट बन जाएगी। ठीक है, अब ये देखो, काफ़ी सारे अगर मैं इनको इकट्ठा कर दूँ, स्केचेस को करी तो एक शीट बन रही है। तो ये डिस्टेंस अगर मैंने स्मॉल ले लिया कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल स्मॉल है, अब डिस्टेंस है ये D² बिल्कुल छोटा कर दूँ मैं। ठीक है,
अब इतना अगर मान लो तो ये एक शीट की तरह काम करेंगे, तो यहाँ पे हम अपना रिजल्ट लगा सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ठीक है, जिसकी यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और वो हमारे पास हमने निकाला था जब गॉस थ्योरम वाले आर्टिकल्स हम कर रहे थे तब, दैट इज E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, ठीक है। एन कैप आपको डायरेक्शन देगा E की, सिग्मा आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी और एप्सिलॉन नॉट आपकी परमिटिविटी, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? उसके बाद में ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब देखो हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी ली थी प्लस पहले वाले की सिग्मा या प्लस सिग्मा जो भी ली थी, तो सिग्मा क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। दूसरे की माइनस सिग्मा क्या आएगी, माइनस क्यू अपॉन ए। पहले पे चार्ज प्लस क्यू था, दूसरे पे चार्ज माइनस क्यू है, देखो। तो इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ए इसका एरिया आएगा, ये माइनस क्यू डिवाइडेड बाई ए जो यहाँ पे एरिया लिया है, तो यहाँ से ये माइनस सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 हम क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, कैपेसिटेंस निकालेंगे, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इस रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और इस रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है, तीनों के अंदर निकालेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे देखो फर्स्ट रीजन के कारण जब भी हम बात कर रहे हैं आउटसाइड द सरफेस की, यानी कि जब तक वो हमारी जो प्लेट्स थी उनके बीच में अगर नहीं रह रहा है तो, ठीक है, इस ब्लैक के इधर वाली साइड और इस ग्रीन के इधर वाली साइड, दोनों केसेस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो आएगा, ठीक है। ब्लैक के इस साइड पे और ग्रीन के इस साइड के ऊपर दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन जो होगी ना ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव की, वो ऑपोजिट टू ईच अदर होगी। अब चार्जेस तो हमारे पास सेम ही है, बस एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, अगर हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो दोनों सेम ही आएंगे, बट इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। जितना ई प्लस क्यू होगा उतना ही उसकी डायरेक्शन उल्टी डायरेक्शन में ई माइनस क्यू होगा। ये अगर ई प्लस क्यू है तो उतना ही ये इधर ई माइनस क्यू होगा, ठीक है। अगर ये ई प्लस क्यू था तो उतना ही क्या होगा, ई माइनस क्यू। अब ये देखो, और जब सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स होते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ से ये क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों जीरो हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए द डायरेक्शन ऑफ ई पॉजिटिव एंड ई नेगेटिव इज ऑपोजिट टू ईच अदर। ई पॉजिटिव अगर मैं निकालूंगी तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लेट 1 के कारण, ई नेगेटिव में निकालूँ तो माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लेट 2 के कारण। प्लस करेंगे दोनों का, हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, दोनों का सम करके, दोनों का सम करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस माइनस इज माइनस, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज जीरो, तो ई की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे रीजन 2 की। जो रीजन 2 हमें दिया हुआ है वो है ये हमारा रीजन 2 है। इसकी बात करेंगे, यहाँ पे ई जीरो है, मैं ये बता चुकी हूँ, यहाँ पे भी ई जीरो होगा, क्योंकि अगर इस सरफेस के अंदर जो ई प्लस और ई माइनस है ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर लग रहे हैं तो इसमें भी तो लगेंगे, ठीक है। तो वही केस यहाँ पे होगा, डायरेक्शन ऑफ ई पॉजिटिव एंड ई नेगेटिव आर ऑपोजिट टू ईच अदर। अब जब ये ऑपोजिट होंगे तो ई प्लस ये आ गया, ई माइनस वैसे का वैसा सेम ही, ठीक है, सिग्मा और 2 सिग्मा नॉट, दोनों को क्या करेंगे, ऐड किया जाएगा। ऐड करेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अगेन क्या आ गया, जीरो आ गया। ये तो बात होगी कि इन बिटवीन एरिया को छोड़ के, इन बिटवीन एरिया मतलब इन दोनों के बीच में जो आने वाला एरिया था उसको छोड़ के बाकी जो दूसरा एरिया हमने लिया था उसकी बात हम कर रहे थे, यानी कि आउटसाइड द इफेक्टिव एरिया की बात जब हमने की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम वो एरिया लेंगे जो इन दोनों प्लेट्स के बीच में आ रहा है। इन दोनों प्लेट्स के बीच में ये वाला जो सरफेस आ रहा है इसकी बात करेंगे तो इसके ऊपर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे उसके लिए देखिए। अब क्या होगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है। यहाँ पे देखिए मैंने नेगेटिव इसीलिए कर दिया कि डायरेक्शन उल्टी थी, इसलिए मैं पहले से ही नेगेटिव लिख रही हूँ, ठीक है। चाहे इसको पहले से ही मैंने नेगेटिव कर दिया, ऑपोजिट डायरेक्शन थी तो आप पहले से नेगेटिव कर लो, उसके बाद में चाहे आप ई पॉजिटिव ई नेगेटिव को लास्ट में नेगेटिव करना है तो वहाँ पे कर लो, ठीक है। अब तीसरे केस में क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो रही यहाँ से यहाँ की, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव जब जा रहे हैं हम, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव की वैल्यू सेम आएगी, बट सेम डायरेक्शन में है तो नॉट माइनस सिग्मा, प्लस का सिग्मा, ठीक है, माइनस का सिग्मा नहीं, प्लस का सिग्मा आएगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है। तो अब इनको ऐड करेंगे तो ओवरऑल इफेक्ट कैसे आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दो बार बन गया ना, डबल हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज क्यू बाय ए, ठीक है। इस सिग्मा की जगह पे हम क्यू बाय ए की वैल्यू पुट करते हैं जो हमने निकाली है, तो ये क्या हो गया, क्यू बाय ए इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए।
एंड रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज V इज इक्वल टू ED। करते हैं, V इज इक्वल टू पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या हो गया, V क्या होता है, ED के इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद में E की वैल्यू हमारे पास है Q/4πε0 A इंटू D हमारा ये मल्टीप्लाई हो गया, E की वैल्यू ये हमने यहाँ पे पुट कर दी, क्लियर। D यहाँ पे आ गया, V इज इक्वल टू Q/D/ε0 A। अब पीछे रिकॉल करो, जब मैंने आपको कैपेसिटेंस करवाई थी कैपेसिटर की, तो हम कैपेसिटेंस को क्या लिखते थे, किसी की कुछ ना कुछ वैल्यू लिखी थी, क्या लिखी थी वो देखते हैं और आगे चलते हैं। C हमारा होता है Q/V, हम Q की वैल्यू लिखते हैं, दैट इज CV, ठीक है। Q की वैल्यू हमारे पास आती है CV के इक्वल, क्लियर। तो वहाँ से हम C की वैल्यू निकालते थे जो हमारी आई थी Q/V। पिछले ही वीडियो के अंदर किया था, जब कैपेसिटेंस की बात की थी तो C की वैल्यू निकाली थी और वही C की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। अब यहाँ से हमारे पास V की पोटेंशियल की वैल्यू, एंड दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू QD/ε0 A। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ये बनेगा, Q से Q कैंसिल हो गया, ε0 A ऊपर जाएगा, तो C इज इक्वल टू ε0 A/D। तो इतनी कैपेसिटेंस जो है वो हमारी होगी इस रीजन के अंदर, इस वाले के अंदर, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या बताती है कि आपका जो कैपेसिटर है वो कितनी एनर्जी को स्टोर कर सकता है, कितने चार्ज को स्टोर वो कर सकता है। तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, ε0 A/D है, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, ε0 है मतलब हम बात कर रहे हैं कि एयर एज ए मीडियम, एयर मीडियम है हमारा। बट अगर मीडियम हमारा चेंज हो जाए, मीडियम चेंज हो जाए एयर ना रह के, तो ε0 की जगह पे εr आएगा, यानी कि उस परमिटिविटी उस मीडियम की आएगी। तो आप ε0 की जगह पे एप्सिलॉन पुट करोगे, एंड दैट एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू ε0 εr के इक्वल होता है। रिलेटिव परमिटिविटी बता चुकी हूँ मैं जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किया था हमने। अब नेक्स्ट है, हम दूसरा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। एक पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, उस पार्ट में क्या था कि आप अगर इन दोनों प्लेट्स के बाहर वाले हिस्सों की बात करोगे, यानी कि अगर ब्लैक के लेफ्ट की बात करते हैं और ग्रीन के राइट की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, बट ठीक है। बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू आएगी, और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू आएगी तो यहाँ पे कुछ कैपेसिटेंस भी आएगी। तो जो कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, चार्ज स्टोर होता है, बाहर नहीं होता है। तो इसको याद रखना, कैपेसिटर के अंदर होता है, अंदर मतलब अंदर वाले हिस्से में एग्जिस्ट करेगी सिर्फ। नेक्स्ट देखिए, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। हमने एक कैपेसिटर लिया, ये सिग्मा चार्ज डेंसिटी पे, ये माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी पे, इसका एरिया A, इसका भी एरिया A, दैट इज प्लेट 1, दिस इज प्लेट 2, ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दैट इज D। अब ये हमारी आ गई बीच में डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। अब एयर मीडियम नहीं रहा, हमारी बीच में कौन आ गई, डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी आ गई, ठीक है। अब देखो, डाइलेक्ट्रिक स्लैब में मैंने आपको जब पोलराइजेशन करवाई थी तब मैंने बोला था कि जब भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम किसके अंदर रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर से इधर लग रहा था पीछे कैपेसिटर के अंदर, तो उसके अंदर जब हम रखते हैं तो वो पोलराइज हो जाती है, और जब वो पोलराइज होगी तो उसके ऊपर चार्जेस इंड्यूस होने स्टार्ट होंगे, और जब चार्जेस इंड्यूस होंगे तो कुछ ना कुछ उनकी चार्ज डेंसिटी भी आएगी। और यहाँ पे हम स्लैब रख रहे हैं, स्लैब का कुछ ना कुछ एरिया होगा, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस होगी, एंड दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी इज माइनस सिग्मा पी एंड प्लस सिग्मा पी। जिस साइड प्लस सिग्मा है उस साइड माइनस सिग्मा पी होगा, जिस साइड माइनस सिग्मा पी है उस साइड प्लस सिग्मा पी होगा, ठीक है। उल्टा होता है, क्योंकि पोलराइजेशन या इंडक्शन की बात जब हम करते हैं तो प्लस चार्ज माइनस चार्ज इंड्यूस कराता है और माइनस चार्ज प्लस चार्ज को इंड्यूस कराता है, ठीक है। बहुत शुरू के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब हमने की थी तब किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जब चार्जिंग बाय इंडक्शन हमने किया था, ठीक है। इसके बाद में जब इसकी इंडक्शन होगी, ये पोलराइज होगी, तो कुछ ना कुछ फील्ड ये भी तो प्रोड्यूस करेगी। तो ये थिकनेस है इसकी T, हमें T थिकनेस की स्लैब हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यूज़ करना है कि जब हमने एयर को लिया था तो हमारे पास एयर, तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस है दैट कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन C0 इज इक्वल टू ε0 A/D। ये ऊपर अभी निकाल के आए हैं, चाहिए इसी को कंसीडर कर लो। C0 मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं, एयर की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डिस्टिंग्विश होना चाहिए। तो C0 इज इक्वल टू ε0 A/D, पर बीच में मीडियम चेंज भी तो हुआ है, तो उसका हम देखते हैं आगे क्या करना है। अब देखो, लेट अस कंसीडर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी थिकनेस T थी, वो हमने प्लेस कर दी इसके बीच में, ठीक है।
ये मैं आपको सारी कथा बता चुकी हूँ। अब जो डाइलेक्ट्रिक है वो पोलराइज होगी फील्ड के कारण, और उसके ऊपर दो हमारे पास चार्ज डेंसिटीज माइनस सिग्मा पी और प्लस सिग्मा पी इंट्रोड्यूस होंगी, माइनस सिग्मा पी प्लस क्यू के कारण और प्लस सिग्मा पी माइनस क्यू के कारण, ठीक है, दोनों साइड्स के ऊपर रिस्पेक्टिवली। अब क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस भी तो आएगा बिटवीन द प्लेट्स। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल लेंगे, और पोटेंशियल इज V इज इक्वल टू ई डी, ठीक है। अब ये जो D आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स बनाना है, तो ये भी तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इंट्रोड्यूस करवाएगी, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग से कैलकुलेट किया जाएगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बाकी जो बच गया हिस्सा उसका अलग से किया जाएगा, ठीक है। ये जो हिस्सा खाली बच रहा है इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम अलग से निकालेंगे, और ये जो स्लैब है इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम अलग से निकालेंगे, यानी कि V1 और V2 दो वैल्यूज आएंगी, एंड दैट V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। V2 हमारा स्लैब के कारण हम बात कर रहे हैं, और V1 हम बात कर रहे हैं नॉर्मल, ठीक है, जो हमारी प्लेट्स के बीच में जो हमने अभी तक बात की थी वैक्यूम की जब हमने, या एयर की बात जब हम कर रहे थे, उस मीडियम की जब हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज V इज इक्वल्स टू E नॉट D माइनस T। ये है हमारा प्लेट्स के कारण, इस स्लैब को भूल जाओ, तो इसमें से हम अगर T थिकनेस निकाल दें तो ये डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास कि कितना डिस्टेंस था, ठीक है। तो D माइनस T, स्लैब की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एयर वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, तो ये इतना हिस्सा आएगा, दैट इज D माइनस T, स्लैब को छोड़ के, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज E नॉट डिवाइडेड बाई K इंटू T। अब K क्या था? रिलेटिव परमिटिविटी, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने की थी, K इज रिलेटिव परमिटिविटी, और ये तब आता है जब हमारे पास कोई ना कोई मीडियम इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो अब हमारे पास यहाँ पे मीडियम आया ना, तो मैंने बोला था कि अपसाइलन नॉट की जगह पे हम पुट करेंगे अपसाइलन नॉट अपसाइलन आर को, ठीक है। तो इसीलिए हमने जस्ट किसी और मीडियम के अंदर आ गए। तो अब देखो एक सिंपल चीज तो है कि E इंटू टी करेंगे तो हमारे पास स्लैब का आ जाएगा, पर स्लैब का कुछ ना कुछ मीडियम भी तो है, या कुछ ना कुछ इसको रोकेगी भी तो सही, और वो कितना रोकेगी वो डिपेंड करेगा इसकी डेंसिटी के ऊपर, इसकी परमिटिविटी के ऊपर। अब इसकी परमिटिविटी को हमने डिवाइड कर दिया, E नॉट डिवाइडेड बाई K इंटू टी। क्लियर है यहाँ तक? E नॉट की वैल्यू हमारे पास है, दैट इज E नॉट इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट A। E नॉट इज इक्वल टू Q अपॉन अपसाइलन नॉट A अभी निकाली थी पिछले ही पार्ट के अंदर, ये रही, यही वैल्यू हमने रखनी है। E नॉट देखो दोनों में से E नॉट बाहर ले लूँ, क्या बचेगा? D माइनस टी और T बाई K, यही बचेगा। अब इन दोनों को अगर माइनस किया जाए तो देखो E की वैल्यू पुट की E नॉट की, Q अपॉन अपसाइलन नॉट A, D माइनस टी प्लस T बाई K हो गया, ठीक है। अब ये आ गया V, एंड C इज इक्वल्स टू Q बाई V। कैपेसिटेंस से निकालनी है ना। सबसे पहले ना एक आप चीज़ देखो, एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको, एंड दैट ट्रिक इज, जब भी आपने क्या करना होता है, कैपेसिटेंस निकालनी होती है, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, शॉर्ट में लिख रही हूँ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जब भी आपने कैपेसिटेंस निकालनी होती है, आपका फर्स्ट स्टेप होता है, हमने निकालना होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, हम निकाल लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। अब उस पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए E की वैल्यू, उस E की वैल्यू को यूज करके हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज E इंटू डी, एंड इस पोटेंशियल डिफरेंस को यूज करके हम C निकाल लेंगे, दैट इज Q बाई V। हो गया। 3 स्टेप निकालने हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो, रिलेशन पता है E इंटू डी, उस पोटेंशियल से C निकाल लो, C इज इक्वल्स टू Q बाई V, इस V की वैल्यू यहाँ पुट करो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले किया गया था, E नॉट था हमारे पास, हमने पोटेंशियल निकाला E नॉट वाले रिलेशन को यूज करके, एंड वो जो पोटेंशियल आया उसको सिंप्लीफाई करके हमने किस में पुट कर दिया, C इज इक्वल्स टू Q बाई V में। Q से Q कैंसिल हो गया, अब साइलन नॉट A ऊपर मूव कर जाएगा, नीचे क्या बचा हमारे पास, D माइनस टी प्लस टी बाई के, तो C इज इक्वल्स टू अब साइलन नॉट A D माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब स्पेशल केस ये हो सकता है कि ये जो हमने स्लैब रखी थी ना, इसकी थिकनेस इतनी ना हो कि ये इसके पूरे के अंदर आ जाए, मतलब इसकी थिकनेस इतनी ना हो कि ये इस पूरे को कवर कर ले, इतनी थिकनेस हो जाए। फॉर एग्जांपल समझाती हूँ मैं आपको, ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, ठीक है, इसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी, मान लो ये, ठीक है। अब इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस है,
अब मैं क्या करूँ, इसकी थिकनेस को इंक्रीज़ कर दूँ और इसकी थिकनेस को इंक्रीज़ करके मैं इसके अंदर यानी कि जो इसकी टी थिकनेस की उसको कल करके मैं इसको ऐसे रख दूँ, ऐसे आ जाए। अब देखो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस था दैट डिस्टेंस इज डी, बट अब प्लेट का भी तो जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी है वो भी तो उतनी मोटी है, तो दैट डी इज इक्वल टू टी हो गया। ठीक है, डिफरेंस देखो, एक ये है, ठीक है, और एक मैं आपको और बताती हूँ। जैसे ये दो पेन्स हैं, हमने किया ये है, इनिशियल हमारे पास ये था, इनिशियली हम इससे डील कर रहे हैं, दैट वन। ओके, दिस पेंसिल इज डाइलेक्ट्रिक स्लैब, this is plus q and this is minus q, red pen is minus q, pencil is dielectric slab and blue pen is plus q. okay, now अब स्पेशल केस के अंदर हम डील कर रहे हैं इससे, दैट ग्रीन पेन इज माइनस q, दैट ब्लैक पेन इज जो स्केच है दैट इज प्लस q एंड दिस स्केल इज डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ओके, अब ब्लू टू ग्रीन पेन blue to red pen is distance d and the thickness of this pencil is t. that is the initial case जब कि हमने यहाँ तक रिजल्ट निकाला है, ये इनिशियल केस। बट नाउ मैं क्या करूँ, ये ना यूज़ करके मैं ये यूज़ करूँ, तो अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस d था और यही सेम थिकनेस है हमारी किसकी, इस डाइलेक्ट्रिक की। ठीक है, तो दैट d इज इक्वल टू t, जो डिस्टेंस था वो थिकनेस के इक्वल हो गया एंड दैट डी इज इक्वल टू टी हमने स्पेशल केस के अंदर कंसीडर करना है। यानी कि अगर ये आपकी दो प्लेट्स थी कैपेसिटर की, एक ये और एक ये, इनिशियल केस जो हमने अभी तक किया उसके अंदर ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी जिसकी थिकनेस थी टी और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस था डी। बट नाउ इन स्पेशल केस हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारे पास हैं दो प्लेट्स, ठीक है, एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज नाउ like this. ठीक है, कवरिंग कंप्लीट स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच का कंप्लीट स्पेस को वो ऑक्यूपाई कर रही है। दैट पेंसिल शेडेड रीजन इज डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ओके, अब द थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज टी एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस प्लेट इज डी। अब तो डी और टी में क्या फर्क रह गया, सेम ही तो है, ये भी तो इतना डिस्टेंस है, डी भी तो, और टी भी तो इतना ही डिस्टेंस है, सो डी इज इक्वल टू टी या टी इज इक्वल टू डी। लास्ट जो हमारा सी की वैल्यू आई थी उसके अंदर हमने क्या कर देना है, टी की जगह पे डी पुट कर दो। टी की जगह पे डी पुट करेंगे तो कुछ ऐसा सा बनेगा, दैट इज सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए, डी माइनस टी की जगह पे डी प्लस टी की जगह पे डी बाय के हो गया। ठीक है, डी से डी कैंसिल, यहाँ पे क्या रह गया, के ये ऊपर चला गया, अब एप्सिलॉन नॉट ए एज इट इज एंड दैट डी इज एट डिनोमिनेटर। नाउ पुट दिस इज इक्वल्स टू सी नॉट, क्योंकि हम निकाल चुके हैं, हमने निकाली थी पिछले केस में। दिस इज सी नॉट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी एंड नाउ सी इज इक्वल्स टू के सी नॉट। नाउ अब क्या हुआ, देखो के इज इक्वल्स टू सी बाई सी नॉट। इफ द डाइलेक्ट्रिक इज कंप्लीटली फिल द कैपेसिटी, ठीक है, अगर हम क्या करें, ये हमारा आ गया, देखो अब ये जो कैपेसिटेंस आई है ना, ये डाइलेक्ट्रिक के कारण आई है। सी इज द कैपेसिटेंस ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने के कारण जो आई है, बिना डाइलेक्ट्रिक स्लैब के क्या थी, सी नॉट। ओके, अब देखो कुछ ना कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, जो हमारी पहले हमारी जो थी कैपेसिटेंस उसमें कुछ ना कुछ चीज़ आगे मल्टीप्लाई हो रही है, बढ़ेगी ना कैपेसिटेंस। सो हेयर सी इज ग्रेटर देन सी नॉट। सो रिजल्ट क्या निकाला हमने, इसमें से क्या फाइंड आउट किया हमने कि जब भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा जाता है किसके अंदर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर, तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है बिकॉज सी इज ग्रेटर देन सी नॉट। क्लियर। अब नेक्स्ट है कि अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो कंप्लीटली फिल कर लेती है उसको, ये जो रीज़न है, अगर ये वाला जो केस था उसका बात कर रहे हैं कि अगर हम उतनी ही विड्थ की डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसके अंदर रख देते हैं, उतनी ही थिकनेस की, तो वो क्या करती है, के टाइम्स बढ़ा देगी उसकी कैपेसिटेंस को। ठीक है, के टाइम्स क्या करेगी, उसकी कैपेसिटेंस को बढ़ा देगी। क्लियर। अब देखो ये के हमारे पास क्या होता है, जब हम बात करते हैं ना डाइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन की, तो वहाँ पे आता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ।
हर एक डाइलेक्ट्रिक, अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उस शीट को पोलराइज करने के लिए, उस डाइलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइलेक्ट्रिक प्लेट या स्लैब हमने रखे उसको पोलराइज करने के लिए कितना फील्ड चाहिए, दैट इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, अब जितना ज़्यादा उसको हम पोलराइज कर देंगे उतने ज़्यादा उसके अंदर चार्जेस हैं वो सेपरेट होते जाएंगे, इंड्यूस होते जाएंगे, और जितना ज़्यादा चार्ज उसके अंदर इंड्यूस होता जाएगा उतना ही तो चार्ज कैपेसिटर के अंदर ज़्यादा स्टोर होता जाएगा, और जितना चार्ज ज़्यादा स्टोर होता गया C इज इक्वल्स टू Q बाई V, जितना Q इंक्रीज हुआ उतनी C भी तो इंक्रीज हुई। देयरफॉर जब भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी जाती है, अगर उसकी थिकनेस उतनी ही होती है जितना वो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस होता है, तो वो K टाइम्स क्या कर देती है, कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर देती है। अब देखिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर एंड हैंस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुआ और पोटेंशियल रिड्यूस हुआ, हाउ? हमें पता है C इज इक्वल्स टू Q बाई V। अब C इंक्रीज हो रहा है क्योंकि Q इंक्रीज हो रहा है, तो दैट मीन्स कि V डिक्रीज होगा। अगर V डिक्रीज हो गया तो V इज इक्वल्स टू ED होता है, अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये भी तो डिक्रीज होगा क्योंकि सेम प्रोपोर्शनैलिटी में पड़े हैं। देयरफॉर कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज करेगी, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो C क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, उसके बाद में हमने करना है लास्ट केस, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। अभी तक हमने दो केसेस कर लिए, वैक्यूम का केस कर लिया जब एयर थी प्लेट्स के बीच में, और दूसरा केस कर लिया जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी हमारी प्लेट्स के बीच में। अब हम बात करेंगे जब कंडक्टिंग स्लैब आ जाए। अब ये तो कंडक्ट करेगी, कुछ ना कुछ अपना फील्ड बनाएगी। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो, ये प्लस वाली प्लेट, ये माइनस वाली प्लेट, दैट इज प्लस Q एंड दिस इज माइनस Q एंड दिस इज डिस्टेंस D, और ये हमारे पास T थिकनेस की हमने कोई ना कोई कंडक्टिंग स्लैब है वो रख ली, दैट इज ग्रीन कलर से आपको जो दिख रही है। इनसाइड द कंडक्टर या इनसाइड द कंडक्टिंग स्लैब इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, कर चुके हैं। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता। जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल शुरू किया था तभी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर पढ़ा था, और उसके अंदर हम क्या करते थे, हम बोलते थे कि सारा जो चार्ज होता है वो उस कंडक्टर के सरफेस के ऊपर आ जाता है, जिस भी ज्योमेट्री का हमारा कंडक्टर होगा उसके सरफेस के ऊपर वो चार्ज आ जाता है। ठीक है, इनसाइड द कंडक्टर चार्ज कुछ भी नहीं रहता, Q जीरो हो जाता है, और अगर Q जीरो है तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। ठीक है, नाउ जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो जीरो हो गया। अब क्या करेंगे, ऑपोजिट चार्जेस ही निकलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस वाली साइड पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया सारा, और माइनस वाली साइड पे प्लस का चार्ज इकट्ठा हो गया सारा। तो यहाँ पे E नॉट और E नॉट, प्लस का E नॉट और माइनस का E नॉट, हमारे पास दो फील्ड इंट्रोड्यूस हो गए। किसके कारण, इसके कारण, सरफेस के ऊपर तो कुछ ना कुछ फील्ड होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अगर हम स्टार्ट कर दें कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर इसको C नॉट से लिखना है तो आप लिख सकते हो, दैट इज C नॉट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि लेट प्लस माइनस Q चार्जेस प्लेस्ड ऑन द कैपेसिटर्स। कैपेसिटर के ऊपर हमने क्या रखे, प्लस माइनस Q चार्जेस रखे, ये आपको बता चुकी हूँ। द फ्री करंट इन द कंडक्टर फ्लो व्हेन द कंडक्टिंग स्लैब ऑफ द थिकनेस T एंड T इज लेस देन कैपिटल D और स्मॉल d, आप जो भी करना चाहते हो इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स। ये स्मॉल d कर लो, ये स्मॉल d कर लो। ठीक है, अब इस थिकनेस की D से, ये जो D डिस्टेंस था इससे कम थिकनेस की हम प्लेट इंट्रोड्यूस अगर उसमें करेंगे तो फ्री कंडक्टर्स हैं वो फ्लो करेंगे। क्या बोला इसने, फ्री करंट विल इन द कंडक्टर विल फ्लो व्हेन द कंडक्टिंग स्लैब ऑफ द थिकनेस T एंड दैट T इज लेस देन स्मॉल d इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स। तो फ्री करंट है वो फ्लो करेगा कंडक्टर के अंदर। अब देखो, द चार्जेस प्लस माइनस Q arises on two faces of the slab and in such a way that the electric field inside the slab reduces to zero। तो अब वो फ्री करंट फ्लो कर करके हमारे पास क्या हो गया, ये सारा चार्ज जो है वो सरफेस के ऊपर आ गया, और जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो था दैट बिकम्स जीरो। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। पिछले वाले में भी तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा बिटवीन द प्लेट्स, दैट इज E नॉट D माइनस T, क्योंकि स्लैब वाले रीजन को छोड़ देंगे, स्लैब की बात नहीं कर रहे हैं, प्लेट्स की बात कर रहे हैं। तो दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू E नॉट D माइनस T। क्लियर, तो यहाँ पे आ गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, दैट इज V इज इक्वल्स टू E नॉट D माइनस T। क्लियर, नेक्स्ट, E नॉट इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, चाहे आप इसमें उसके बाद में देखो V और E का रिलेशन आपको पता है। V और E का रिलेशन क्या होता है, दैट इज E D, तो D क्या है, D माइनस T, E क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट।
तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, चाहे आप ये वैल्यू हमने पुट की है, ई की वैल्यू इसके अंदर पुट की, आंसर आया, ये बन गया। अब सिग्मा क्या होता है, क्यू बाई ए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा इन दिस इक्वेशन, क्यू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, ये पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। अब क्या करते थे, ई की वैल्यू निकालते थे, ई से पोटेंशियल डिफरेंस निकालते थे, और पोटेंशियल डिफरेंस से हम क्या निकालते थे, सी, एंड सी इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी। मेरे को पता है क्वेश्चन आ रहा है माइंड में, पर वो भी बताती हूँ, ठीक है। तो अब क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, डी माइनस टी एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट ए यहाँ से घूम के कहाँ पहुँच गया, ये भाई ऊपर चले गए, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, अगर मैं यहाँ से डी कॉमन निकाल लूँ तो डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए डी वन माइनस टी बाय डी बना। अब ये जो है दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी क्या होता है, सी नॉट, अभी किया तो सी नॉट। अब देखो सी नॉट है, वन माइनस इतना होके किसी चीज़ से डिवाइड हो रहा है, तो इनिशियली तो रिड्यूस ही हुई ना कुछ तो रिड्यूस हुई। आपके पास कोई चीज़ है वो 4 थी और वो डिवाइड हो रही है, मान लो 1 माइनस, या मैं बोल दूँ कि 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 से, या इसको बोल दें कि 3 माइनस 1 से हो रही है, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 2, कम होगी ना, तो किसी ना किसी चीज़ से डिवाइड हो रही है। दैट मीन्स कि ये जो क्वांटिटी बनेगी वो कम बनेगी एज कम्पेयर टू दिस, तो अगेन सी इज़ ग्रेटर देन सी नॉट, तो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज करेगी जब हम कंडक्टिंग स्लैब को रखते हैं, इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। अब भाई एक स्पेशल केस, ठीक है, डाउट्स आ रहे हैं, मेरे को भी पता है कि हमने स्पेशल केस किया था, स्पेशल केस पिछले में किया था कि d इज इक्वल टू टी और t इज इक्वल टू डी, वट एवर यू वॉन्ट टू से, ठीक है। यही इस इक्वेशन में अगर मैं d इज इक्वल टू टी कर दूँ तो करके देखो, c इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय d माइनस d, 0 एंड समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, तो दैट मीन्स कि c जो कैपेसिटेंस है दैट अप्रोच टू इन्फिनिटी। अगर हमने क्या किया, इस कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस को बढ़ा के इस d के इक्वल कर दिया तो इन्फिनिटी हो जाएगी, और ये चीज़ इन्फिनिटी की वैल्यू किसी को नहीं पता होती, कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती, इसीलिए वो स्पेशल केस यहाँ पे नहीं लगाया। डाउट नंबर 1 इज सॉल्व। नाउ डाउट नंबर 2, डाउट नंबर 2 इज कि हमने बोला पिछले केस में कि हमने 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यू निकाली, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट डी माइनस टी एंड प्लस ई नॉट के बाय टी, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स हमने निकाले। एक मैंने बोला कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये प्लेट्स के बीच वाला, डी के कारण डी माइनस टी रीजन में और टी रीजन में, दोनों के बीच में आया, 2 रीजन्स बन रहे थे ना, एक तो ये स्लैब का बन रहा था और एक स्लैब से बाहर वाला, एंड तो स्लैब के बाहर वाला दैट इज डी माइनस टी, ठीक है, और जो स्लैब के अंदर वाला था दैट इज टी, इसकी बात हमने की। अब आप बोलोगे कि हमने यहाँ पे क्यों नहीं निकाला, यहाँ पे कैसे ही हमने एक की ही वैल्यू पुट करके पोटेंशियल निकाल लिया, तो वो इसलिए निकाला क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पोलराइज करने के लिए कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा, बट कंडक्टिंग स्लैब को थोड़ा ही हमने पोलराइज करना है, वो तो खुद कंडक्टर है, उसको थोड़ी पोलराइज करना है। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को तो कुछ ना कुछ फील्ड पहले से उसको जब हमने रखा है तो फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा कि वो पहले पोलराइज हो, उसके बाद में वो कंडक्ट करना स्टार्ट करे और उसके बाद में वो एनर्जी को स्टोर करना स्टार्ट करे, ठीक है। पोलराइजेशन के अंदर भी तो कुछ ना कुछ फील्ड यूज हो रहा है ना, पर कंडक्टिंग स्लैब में हमें पोलराइज करने की क्या जरूरत है, वो तो पहले से ही कंडक्टर है। पोलराइजेशन का कंसेप्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, क्यों किया था, ताकि डाइलेक्ट्रिक्स को हम उसके कैपेसिटर के अंदर रख के उसकी जो कैपेसिटेंस है उसको इंक्रीज कर सकें, या बोलो कि हमने डाइलेक्ट्रिक्स को कंडक्ट कराने का जो कंसेप्ट था उसे हम लेके गए थे कि डाइलेक्ट्रिक्स भी कंडक्ट करती हैं या नहीं, तो हमने चार्जेस को पोलराइज करवाया था, डाइपोल्स इंट्रोड्यूस करवाए थे, बट यहाँ पे तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, कंडक्टर की बात कर रहे हैं हम। डाइलेक्ट्रिक में तो सेमीकंडक्टर्स में तो ये होता है ना, कभी कंडक्ट करते कभी नहीं करते, पर हमने करवाना है तो पहले कुछ ना कुछ फील्ड उसको पोलराइज करवाने के लिए चाहिए, वो पोलराइज का इफेक्ट भी तो आएगा ना, तो इसीलिए वहाँ पे हमने 2 बार निकाला, दैट इज ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट बाय के इंटू टी, और यहाँ पे हमने एक ही बार से सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में अभी तक की पूरी जो कथा थी वो, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो हम करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में।
तो भाई पहुंच गई से ना स्फेरिकल कैपेसिटर की तरफ। अब देखो नाम से हो रहा है, कैपेसिटर क्या था, 2 प्लेट्स चाहिए हमें, कैपेसिटर 2 प्लेट से बनता है। अब इस भैया ने बोल दिया कि स्फेरिकल कैपेसिटर, एंड दैट स्फेरिकल कैपेसिटर मतलब 2 प्लेट्स होंगी और सफियर की शेप का होगा हमारा जो भी कैपेसिटर बनेगा। नीचे आपको दिख रहा है, एक प्लेट आपको ब्राउन दिख रही है, दूसरी प्लेट आपको पिंक दिख रही है। आप ऐसे बोलो ना कि शेल्स होंगे, शेल्स मतलब आपको मैं बताती हूँ। एक आप क्या करो, बड़ी बैंगल ले लो, उसके बीच में एक छोटी बैंगल रख के देखो, वो जो एक एरिया बनेगा ना कंप्लीट, वो होते हैं हमारे पास शेल्स। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, अदरवाइज मैं आपको दिखा देती। जैसे ये है, ठीक है, और हम कुछ और ले लेते हैं। रुकिए रुकिए रुकिए, कुछ ढूंढते हैं। ठीक है, जैसे ये ढक्कन हमने ले लिया, या इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे रखते हैं। पतंजलि आ गया, ठीक है, बाबा जी आ गए, रामदेव बाबा जी। अब ये देखो, एक तो ये जो बैंगल है उसका बन रहा है सफ़ियर, एक ये भाई साहब बना रहे हैं। ठीक है, इसका बीच वाला हिस्सा भूल जाओ, बीच वाले को भूल जाओ, एक ये भाई साहब बना रहे हैं। तो ऐसा सा कुछ होता है हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, ये स्फेरिकल कैपेसिटर के अंदर एक बाहर वाला जो होता है शेल, उसके ऊपर अलग चार्ज होता है, मान लो -Q होता है। ये अंदर वाली जो इसकी बाउंड्री होगी, पतंजलि बाबा जी के पास क्या होगा, प्लस का Q चार्ज होगा। अब नुकसान में तो जाएंगे नहीं बाबा जी, तो प्लस वाला इसके पास क्या होगा, प्लस Q चार्ज होगा। और ये जो बैंगल है सोने चांदी की है नहीं भाई, ठीक है, 10 रुपये वाली है, तो ये नेगेटिव थोड़ा सा घाटे का सौदा हो गया। ठीक है, तो अब इसको आगे चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ 2 थिन कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स की बात कर रहे हैं। शेल मतलब बीच में से खाली होंगे, प्लेट्स जैसा होगा, बीच में से खाली। ठीक है, शेल की बात कर रहे हैं। बोथ शेल्स आर कंडक्टिंग, दोनों शेल क्या होंगे, ये भी कंडक्टिंग है और ये भी कंडक्टिंग होंगे। ठीक है, तो मान लिया कि जो इनर वाला जो हमारा शेल है, पिंक वाला जो आपको दिख रहा है, उसका रेडियस R2 था, और जो बाहर वाला उसका रेडियस हमारे पास R1 है। बाहर वाले के पास चार्ज है -Q, अंदर वाले के पास चार्ज है +Q, और दोनों के बीच में जो मीडियम है वो एयर ही है, कोई मीडियम हमने नहीं लेना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, वही इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल, या सीधा हम स्फेरिकल शेल के बाहर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे गॉस थ्योरम के बाद में निकाल के आए हैं, दैट इज Q/4πε0r²। ठीक है, एंड द रिलेशन बिटवीन, जब इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस की बात हमने की थी तो हमने एक रिलेशन निकाला था V के बीच में और किसके बीच में, dV पोटेंशियल के बीच में और E के बीच में हमने रिलेशन निकाला था, एंड दैट इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू -dV/dr, ये निकाला था। अब देखो ना, सेम चार्ज है तो पोटेंशियल भी तो उतना ही आएगा, तो एज ए इक्वी पोटेंशियल भी आप इसको लेके चल सकते हो। तो वही रिलेशन हमने यहाँ पे यूज़ किया, दैट इज इक्वल्स टू -dV/dr, एंड फ्रॉम हेयर अब देखो भैया कैपेसिटेंस निकालनी है, तो कैपेसिटेंस निकालने का सबसे पहला फंडा होता है E निकालो, और उस E को जोड़ तोड़ के V निकाल लो, और उस V को पुट करो C इज इक्वल्स टू Q/V में, आपकी कैपेसिटेंस अपने आप चल के आपके पास आएगी। ठीक है, तो E तो निकालना पड़ेगा ना, E निकाल लिया हमने, दैट इज Q/4πε0r²। तो अब V निकाल लो। अब दोनों के पास देखो चार्जेस सेम है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल, ये अगर मैं इस यहाँ से उठा के चार्ज को इधर लेके आऊँ, कुछ ना कुछ पोटेंशियल आएगा, एंड दैट रिलेशन इज -dV/dr, एंड दैट dV इज इक्वल्स टू -E.dr। ये जो बड़ा R ले लिया हमने रेडियस, क्योंकि यहाँ पे बड़े R की बात कर रहे हैं, तो -E/dr। अगर कन्फ्यूज हो रहे हो तो भाई यहाँ पे बड़ा R कर लो, कोई फ़र्क नहीं है। तो अब V, ये था dV, V कब आएगा, जब इंटीग्रेशन करेंगे dV का। तो V कब बना, जब dV का इंटीग्रेशन किया, तो ये बन जाएगा V। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, R1 से R2 तक, माइनस एज इट इज E.dr। R1 से R2 तक माइनस में हमने इंटीग्रेशन कर दिया, E की वैल्यू पुट करो Q/4πε0r²dr। अब देखो भाई, इस R² को छोड़ के बाकी सबको बाहर ले जाओ, क्योंकि उनका कोई लेना देना नहीं है इस R से, तो R² को छोड़ के इससे ले जाओ, क्योंकि इंटीग्रेशन सिर्फ R वाले फंक्शंस पे होगा, और R² को रखो, बाकी हमने बाहर ले लिया। अब R² को अगर मैं सिंपली बताना चाहूँ तो R² का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज़ -1/r, पर कुछ जनता को ऐसे समझ नहीं आता, तो हम लगाएंगे पूरा कंसेप्ट, और पूरा कंसेप्ट लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इस R को उठा के ऊपर ले जाते हैं। सबको पता है कि R की पावर, जब हम डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में किसी चीज़ को उठा के लेके जाते हैं तो पावर क्या हो जाती है, माइनस की हो जाती है। तो पावर माइनस की हो जाती है, यानी कि R की पावर -2 एंड dr। अब लगा लो कंसेप्ट, इंटीग्रेशन जब करते हैं x की पावर n का, तो क्या होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1।
तो यहाँ पे क्या है, -2 + 1 इज -1 एंड n+1 करोगे तो -1 2 + 1 इज 1। क्लियर हुआ? यहाँ पे -1 बच गया, यहाँ पे -r⁻−1 बचेगी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन होके तो उस -1 r पावर को मैं नीचे लेके जाऊंगी तो r⁻+1 और ये माइनस का साइन, माइनस माइनस भाई जिनको समझ नहीं आ रहा दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पे -q/4πε0। ये बंधु इसके बाद में आया। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, r⁻−1 डिवाइडेड बाई -1, कहाँ से कहाँ तक, r1 से r2 तक। ये भैया ने ऐसा किया। अब इनको उठा के क्या करो, नीचे ले आओ, वापस पावर प्लस की हो जाएगी और माइनस का साइन एज इट इज़, तो ये कथा बन जाएगी। ठीक है, तो v इज इक्वल टू q/4πε0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, 1/r2 - 1/r1, v आ गया। अब v आ गया तो c में क्या रह गया, c तो अपने आप आएगा, एंड दैट c इज दिस। वी नो q इज इक्वल्स टू cv एंड c इज इक्वल्स टू q बाई v। v की वैल्यू हमारे पास है q/4πε0, 1/r1 r2 - 1/r1, पुट किया, q से q कैंसिल। इसको क्या करूँ, एलसीएम लूँ तो क्या आएगा, r1 r2, क्या पुट कर दिया यहाँ पे, r1 - r2 बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, ये भैया जाएंगे ऊपर क्योंकि तीसरा फैक्टर क्या चला जाता है, ऊपर। अब साइलेंट भैया भी कहाँ पे जाएंगे, ऊपर। बचे कौन, r1 - r2 नीचे। ठीक है, तो अब 4πε0 r1 r2 डिवाइडेड बाय r1 - r2 आ गई आपकी कैपेसिटेंस, किसकी, सफेरिकल कैपेसिटर की। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा हो गया सफेरिकल कैपेसिटर। इसका एक आर्टिकल और है, दैट इज कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड सफेरिकल कैपेसिटर। अब ना ये जो हमने आइसोलेटेड कैपेसिटर की बात हम जब कर रहे हैं, आइसोलेट होने का मतलब क्या है, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स का मतलब बाहर वाली चीज़ों का, आइसोलेशन का मतलब होता है बाहर वाली चीज़ों का इफेक्ट ना पड़े। अभी तो आइसोलेशन का मतलब का वर्ड आपको बहुत अच्छा समझ आएगा कोरोना की वजह से, आइसोलेशन वार्ड्स। आइसोलेशन वार्ड का मतलब क्या होता है, कोरोना वाले अगर वहीं पे रहेंगे तो कोरोना बाहर सेपरेट नहीं होगा, और बाहर अगर कोरोना वाले हैं तो उनके ऊपर और इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आइसोलेट कर दिया, बाहर की कंडीशन से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो आइसोलेट है। ठीक है, तो ऐसा ही तो हम थर्मोडाइनमिक्स में करते थे। थर्मोडाइनमिक्स में क्या करते थे कि आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता था जिसके ऊपर बाहर के टेम्परेचर का, बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड का, बाहर चाहे भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ठीक है, तो वही आइसोलेटेड की हम बात करें तो यहाँ पे कोई भी बाहर वाले फील्ड का इसका इफेक्ट हम नहीं लेके चल रहे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक सफियर होगा, सफेरिकल कैपेसिटर होगा मान लो, और उस सफेरिकल कैपेसिटर के ऊपर क्यू चार्ज होगा, और हम मान लेंगे कि वो क्यू चार्ज सारा का सारा सेंटर के अंदर है। अब आप बोलोगे कि बाहर उधर तो बोला था कि यहाँ पे जो चार्ज है वो सरफेस के ऊपर आ जाता है, अब सेंटर में कैसे रह गया। ठीक है, तो ये जो हम केस कर रहे हैं ना, ये कंडक्टिंग सफियर्स के केस में चाहे होलो है, चाहे सॉलिड है, चाहे खाली है, चाहे भरा हुआ सफियर है। ठीक है, हर एक के लिए जो एप्लीकेबल है वो होता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि वो सेंटर के अंदर कंसंट्रेटेड है क्यू चार्ज। यहाँ पे कोई पी पॉइंट है, उसके ऊपर हम पोटेंशियल निकालेंगे, और पोटेंशियल आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स के अंदर बताया था, दैट इज वर्क डन के इक्वल होता है, एंड दैट वर्क डन इज q/4πε0 r। आ गया, अब पोटेंशियल आ गया तो कैपेसिटेंस तो निकल गई भाई, q इज इक्वल टू cv एंड c इज इक्वल टू q बाई v। अब इस q की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, चाहे आपकी मर्जी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिनोमिनेटर वाली चीज़ें सॉल्व करनी आती है तो ये v उठाओ और इसके अंदर पुट कर दो। अगर आपको डिनोमिनेटर वाली चीज़ें सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, सफोकेशन होने लग जाती है, तो यहाँ पे क्या करो, इस q की वैल्यू उठा के cv पुट कर दो, जैसे मैंने की। मेरे को होती है सफोकेशन सॉल्व करने में, कौन ऊपर से नीचे से उठा उठा के उनको ऊपर लेके जाए। ये भाई साहब कट हो गए, दोनों एक जैसे थे, लड़ मर के ख़त्म हो गए। तो ये 4πε0 उधर जाएगा तो c की वैल्यू क्या आ गई, 4πε0 r। तो सफेरिकल कैपेसिटर के केस में c क्या होता है, 4πε0 r। अब एक रट्टा लगाने की चीज़ बताते हैं आपको। ठीक है, रट्टा कैसे लगाओगे, अभी तक हमने लगाया जब हम c की वैल्यू निकालते हैं, एंड दैट c की वैल्यू इज दिस। अब साइलेंट a/d करते हैं ना। अब सफेरिकल वाले में मैंने बोल दिया दैट इज़ 4πε0 r। याद कैसे करना है, सफ़ियर का एरिया क्या होता है, 4πr², ऐसा कुछ ही होता है, एक आर को खा जाओ। ठीक है, 4πr², तो 4πr है ना, तो जिसके साथ 4π आएगा वो किसका होगा, सफेरिकल का होगा। ठीक है, और जिसके साथ 4π नहीं आएगा, d आएगा। देखो एरिया सीधा लेंथ इंटू ब्रेड्थ करते हैं,
ठीक है, तो डी की वैल्यू आती है ना, तो सीधा एरिया जिसमें आ गया, डी जिसमें आ गया दैट इज फॉर सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, 4 पाई जिसमें आ गया दैट इज फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर। तो ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्लस स्फेरिकल कैपेसिटर यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। For more videos, subscribe our channel and press the bell icon for more updates.